हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डेली बेसिस पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2018 में जो पेपर हुए थे उसके बहुत सारे जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे, मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेकर उसमें करवाया है। आज हम लोग जो 2022 में पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का पहले दिन का पेपर है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने कृंतक होते हैं। कृंतक आप लोगों को पता होगा ये क्या है। ये दांत का प्रकार है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में टोटल कितने दांत होते हैं। तो सामान्यतः हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि एक कृंतक होता है, एक रदनक होता है, एक चवर्णक होता है और एक अग्रचौड़क होता है। अब देखिए 2022 के पेपर में पूछा गया है कृंतक कितने होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस बार कृंतक ही पूछे। हो सकता है वो चौड़क पूछ ले, हो सकता है वो अग्रचौड़क पूछ ले, हो सकता है वो केनाइन जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रदनक, वो पूछ ले। तो देखिए इसके इंग्लिश नेम और हिंदी नेम यानी कि दोनों नाम ध्यान रखना है। जिसे इसे मोलर बोला जाता है, इसे प्रीमोलर बोला जाता है, इसे केनाइन बोला जाता है। यानी कि मोलर की बात करें तो चौड़क, प्रीमोलर की बात करें तो अग्रचौड़क, केनाइन की बात करें तो रदनक और इसे बोला जाता है कृंतक। ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सभी दांत के प्रकार को जान लेते हैं कि कितने कितने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार भी कृंतक ही पूछे। तो सबसे पहले कृंतक जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख में कितने कृंतक होते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे आप लोग क्या कि 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये 2 जोड़ी होते हैं। 4 तो नीचे पाए जाते हैं और 4 ऊपर पाए जाते हैं। तो ये हो गए 8। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखने वाले हैं कि 8 तो कृंतक होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, अग्रचौड़क होते हैं। और बात करें तो क्या होता है, बात कर ले तो 4 क्या होते हैं, बात कर ले तो 4 होते हैं हम लोगों के रदनक, 4 होते हैं रदनक। और इसमें 12 होते हैं क्या, चौड़क। तो 8 हो गया कृंतक, 8 हो गया अग्रचौड़क, 4 हो गए रदनक और 12 हो गए चौड़क। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। चौड़क जो है जिसे हम लोग बोलते हैं मोलर, वो 12 होते हैं और जिसे प्री मोलर बोला जाता है वो 8 होता है। तो हम लोग टोटल 8 ऐड अगर करेंगे तो 8 8 16, 16 4 20, 20 10 30 और 2 32। तो टोटल 32 होते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से ध्यान ये रखेंगे कि पूछ ले कृंतक कितना होता है तो आंसर हो जाएगा 8। पूछ ले केनाइन जिसे रदनक बोला जाता है वो कितना होता है तो ध्यान रखेंगे वो 4 होता है। पूछ ले कि मोलर कितना होता है जिसे चौड़क बोला जाता है तो ध्यान रखेंगे 6 नीचे होते हैं 6 ऊपर यानी कि 12। और वहीं पर पूछ ले कि प्री मोलर कितने होते हैं जिसे अग्रचौड़क बोला जाता है तो 4 नीचे 4 ऊपर कितने हो गए, 8। और अगर हम लोग टोटल ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 32 जिसे कहते हैं 32। तो ये बहुत अच्छे से पॉइंट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो कृंतक कितने होंगे, ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 8। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, ध्यान रखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन करंट अफेयर को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन 2022 का है। जो पहला पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर इसे फिलअप करने के लिए, इसे भरने के लिए पता होना चाहिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आप लोगों को पता होगा कि ये अनसक्सेसफुल भी हुए थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके एटॉमिक मास के आधार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक सिद्धांत दिया इसमें इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें इन्होंने तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा। और इन्होंने कहा
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पहला तत्व होगा उसके जो गुणधर्म होंगे वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने अपने स्टक सिद्धांत में कहा कि जो पहला तत्व होगा उसके जो गुणधर्म होंगे सेम गुणधर्म 8वें तत्व के होंगे, यानी कि इन्होंने पहले तत्व के गुणधर्म को 8वें तत्व के गुणधर्म के समान बताया। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि इन्होंने जो तत्व हैं तत्वों को उनके एटॉमिक मास, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जिसके कारण इनका जो ये अष्टक सिद्धांत है ये विफल हुआ। क्यों? क्योंकि जो इनका अष्टक सिद्धांत है ये केवल हल्के तत्वों पर लागू हुआ, ये कैल्शियम के बाद लागू नहीं हुआ, ये कैल्शियम के बाद लागू नहीं होता। देखिए इनके समय टोटल कितने तत्व थे, तो इनके समय केवल 56 तत्व ही खोजे गए थे। बाद में अब वर्तमान की बात करें तो कितने तत्व हो गए हैं, 118 तत्व हो गए हैं, लेकिन पहले इनके समय केवल 56 तत्व ही थे। और इनका जो ये अष्टक सिद्धांत है ये केवल कैल्शियम तक लागू हुआ, कैल्शियम के आगे लागू नहीं हुआ, और उसके बाद भी जो तत्व खोजे गए उनके ऊपर भी ये लागू नहीं हुआ। तो इसलिए इनका जो ये सिद्धांत रहा ये विफल रहा। लेकिन फिर भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड ने क्या किया। ये आगे क्वेश्चन या फिर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत में तत्वों को किस आधार पर रखा था, उनके परमाणु क्रमांक के आधार के, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा था या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो ध्यान रखेंगे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, अर्थात परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि जो पहला तत्व होगा उसके जो गुणधर्म होंगे उस सेम गुणधर्म का होगा 8वां तत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां। क्या कहा है, न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आई होप आप लोगों को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं तो ध्यान रखेंगे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्यों विफल हुआ, क्योंकि इन्होंने पहला कारण आप लोग बताएंगे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। और ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम के आगे इनका ये सिद्धांत काम नहीं कर पाया। तो ध्यान रखेंगे ये 2 कारण थे। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था, तो न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। अब ये आप लोग ध्यान रखेंगे और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, उसमें पूछा गया था 124 के किस खंड में किया गया है। यानी कि उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे जब बहुत डीप में पूछा जाएगा तो इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो है आर्टिकल उससे पूछा जाएगा। जैसे 124 का 1-2 है ना, खंड 1 खंड का है, खंड खा है, यानी कि तो इससे आता है क्वेश्चन। अगर डीप पूछेगा नहीं तो ऐसे दे दिया जाएगा। तो वैसे तो देंगे, तो देखिए नियुक्ति से संबंधित कितने ये होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, इन सब का वर्णन तो आर्टिकल 124 में ही है। लेकिन डीप में जाएगा तो ध्यान रखेंगे 124 के खा में इसका वर्णन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के खा में है। इनकी नियुक्ति करते कौन है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्या, कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 129 में। अच्छा अभिलेख का क्या मतलब होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका क्या मतलब होता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई मामला चल रहा है और कोई विवादित मुद्दा है और वो चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई निर्णय दिया। अच्छा निर्णय दे दिया, तो जो उन्होंने उसके, जैसे कोई भी मामला चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने जो निर्णय दिया, तो क्या करते हैं, कोई जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो, तो क्या करते हैं कि उनके नीचे के हाई कोर्ट जो हैं वो क्या करते हैं, उसे एक लेख के रूप में उसे लिख लेते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं। और बाद में जब कोई ऐसा मामला आता है तो वो लोग उसी निर्णय के आधार पर निर्णय देते हैं। तो इसी को बोला जाता है अभिलेख, उसे रख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये होता है अभिलेख न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे कि जो
भारत सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है, ध्यान रखिए। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आरंभिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 131 में है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक पावनी किस नदी की सहायक नदी है? लोक पावनी हो गई और भवानी, ये दो नदियां हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। किसकी? कावेरी की। लोक पावनी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, यानी कि सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी की। और भवानी, ये दो नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा एक नर्मदा और एक ताप्ती, ये दोनों बहुत पूछी जाती है। ये दोनों बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये क्या करती हैं? ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ये क्या करती हैं? ये आप सभी लोगों को पता होगा। ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं? ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी पश्चिम से पूरब की ओर ज़्यादातर नदियाँ बहती हैं, लेकिन ये पश्चिम से पूरब की, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो कावेरी नदी की बात करें तो इसकी लोक पावनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कावेरी नदी की है, ध्यान रखिए। अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ तो सभी को पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। 1980 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें आप लोगों को पता होगा सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करता है, 20% जल भारत। और रावी, ब्यास, सतलुज का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। ये 1980 सिंधु जल समझौता में हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? ये सभी लोगों को पता होगा। जब भागीरथी, अलकनंदा दोनों आकर देव प्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर इसका नाम हो जाता है क्या? गंगा नदी। तो बहुत बार पूछा जाता है गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, देव प्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम पूछ ले तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? हो जाएगा यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोगों को पता होगा। इसे सांगपो कहाँ कहा जाता है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? तो सांगपो, ध्यान रखेंगे, इसे तिब्बत में कहा जाता है। और जब ये यहाँ पर आ जाता है असम में तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर ये सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करते हैं, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ही है। किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? अब रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, ये कभी कभी तो इन महीनों का नाम दिया जाता है और कभी कभी हिंदी महीनों का नाम दिया जाता है। और हिंदी महीनों का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी रामनवमी तो कभी हनुमान जयंती, कभी महावीर जयंती, कभी होली, कभी दिवाली, कभी गणेश चतुर्थी, कभी रक्षाबंधन, ये सारे हिंदी महीनों में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो इसके लिए हिंदी महीनों के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद है तो एक बार नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं क्या। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी महीनों का नाम सीरीज से क्या? सबसे पहले ध्यान रखेंगे चैत, फिर बैसाख, सबसे पहले चैत, फिर बैसाख, फिर क्या याद करेंगे? ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, उसके बाद क्या हो जाएगा? अश्विन, फिर क्या हो जाएगा? कार्तिक, उसके बाद क्या हो जाएगा? मार्गशीर्ष, उसके बाद क्या हो जाएगा? पौष, उसके बाद क्या होता है? उस पौष के बाद क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे माघ, उसके बाद होता है पासुन। तो ये ध्यान रखेंगे क्या होता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये लास्ट वाला क्या होता है? ध्यान रखेंगे फागुन। अच्छा, ये जो चैत्र स्टार्ट होता है ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक रहता है। और ये जो लास्ट में है फागुन महीना, फागुन महीना जो होता है ये क्या होता है? तो ये 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च से। तो देखिए, यहाँ 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 15 मार्च पर फिर पहुँच रहा है। तो पहला महीना क्या होता है? अप्रैल, यानी कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक चैत्र होता है। और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक क्या हो जाता है? तो ये फागुन हो जाता है। ये नाम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? तो आप नोट करेंगे, क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जाए कि दिवाली किस महीने में मनाई जाती है तो ध्यान रखेंगे कार्तिक। अच्छा, होली किस महीने में मनाई जाती है तो ध्यान रखेंगे फागुन। पूछा जाए गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है तो भाद्रपद में। पूछा जाए रक्षाबंधन किस महीने में मनाई जाती है तो श्रावण महीने में। पूछा जाए दुर्गा पूजा
या दशहरा किस महीने में मनाया जाता है, तो अश्विन महीने में। पूछ लिया जाए महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी किस महीने में मनाई जाती है, तो ये तीनों एक ही महीने में मनाए जाते हैं, चैत्र महीने में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रैल। ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक रहता है, तो यहाँ पर मार्च कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती तीनों किस महीने में मनाए जाते हैं, अप्रैल महीने में ही मनाए जाते हैं, जिसे अगर हिंदी महीने के नाम पूछ लें तो चैत्र। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोगों को अलग अलग शिफ्टों में यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वहीं पूछ लिया जाए कि बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे बैसाख महीने में मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है। ये सभी याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया था। अब ये 2022 में पेपर हुआ था, तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। तो ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था। उसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जिताया था, सभी को पता होगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2021 में, किसे, नीरज चोपड़ा जी को। अच्छा, इस बार किसे दिया गया है, तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है। ये इस बार करंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखेंगे। मनु भाकर को मिला है, डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है और प्रवीण कुमार को मिला है। मनु भाकर आप लोगों को पता होगा, शूटिंग में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, सभी को पता होगा। डी गुकेश शतरंज के बादशाह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, और पैरा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने, प्रवीण कुमार ने जिताया था गोल्ड मेडल, ये सभी को पता होगा। तो इस बार ये करंट का क्वेश्चन बनेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को इस बार मिला है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सभी को पता होगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। तो देखिए, ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार है, तो इसके द्वारा देखिए क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को कौन बताता है, अंगूठा। अच्छा, फ्लेमिंग का दायां हाथ पूछ लिया जाए तो ये तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को कौन बताता है, अंगूठा। वहीं पर पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा को कौन निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखा जाए तो वो क्या कहते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा जो है वो धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठा होता है वो क्या करता है, चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है। तो ध्यान रखिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा को कौन बताता है, वो मध्यमा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी और चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और केंद्र शासित या राज्य सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये सभी को पता है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। कंचनजंगा भी कहाँ है, तो कंचनजंगा भी कहाँ है, तो ये सिक्किम में है, ये राइट आंसर है, मतलब ये सही है। केटू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। सासर कांगड़ी कहाँ है, तो ये लद्दाख में है, सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन 3 है। लेकिन ये सही क्यों है, तो केटू कहाँ है, ये लद्दाख में है, सभी लोगों को पता होगा ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। तो ये गलत हो गया, ये गलत है। और इसके कुछ क्षेत्र पर आप सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। तो पूछा जाए कि वैसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तब तो केटू बताया जाता है, लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान भारत में स्थित, तब हम लोग आंसर देते हैं कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए, पहले शिफ्ट के पेपर हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन आप लोगों को पता होगा 6 नंबर पर है। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है, 2 और 4। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। अच्छा, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक याद है तो ये तो खिलाड़ियों की संख्या आप लोगों के बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होंगे। क्या, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली,
ये सभी को पता होगा। तो P4 मैंने बताया था पोलो में 4 होते हैं और वाटर पोलो में कितने होते हैं। तो ये देखिए उल्टा कर दें तो ये 3 बनता है, तो 4 और 3 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4। तो मैंने बताया था कि P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो P4 बास्केटबॉल वाली ने, मैंने कहा था P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो वाली या वालिस हो गया, वॉलीबॉल कितने हो गए 7 6 सॉरी P4 बास्केटबॉल वाली ने। तो P4 से क्या हो गया, पोलो, पोलो में हो गए 4, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने हो गए 5, तो बास्केटबॉल वाली ने, तो वालिस हो गया, वॉलीबॉल कितने हो गए 6, क्या खोला, जिम खोला, तो जिम्नास्टिक में कितने हो गए 7। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और खोला से क्या हो जाएगा, खो खो, खो खो में कितने हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे खो खो में कितने हो जाते हैं 9। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या P4 बास्केटबॉल वाली ने, P4 बास्केटबॉल वाली ने क्या खोला, जिम खोला, क्या खोला, जिम खोला। अब यहाँ से ट्रिक अच्छे से नोट करेंगे। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला, तो पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, और नेट बॉल की बात कर लें और कबड्डी दोनों यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। नेट बॉल और कबड्डी में कितने होते हैं 7, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं 8, और खो खो और बेसबॉल दोनों में कितने होते हैं 9। अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल और कबड्डी में 7, और जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक अगर याद हो गई तो कभी भूलेंगे नहीं। तो वॉलीबॉल में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और खो खो में और बेसबॉल में, खो खो में बेसबॉल में कितने होते हैं, तो खो खो और बेसबॉल में ध्यान रखेंगे 9 होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में, कबड्डी और नेटबॉल में कितने होते हैं 7 होते हैं, और पोलो में 4 होते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में सदन समिति की, अब आप लोगों को पता होगा ये CHSL में क्वेश्चन भी आया है और ग्रुप डी में भी आया है। तो संविधान सभा में सदन समिति, अब सदन समिति देखकर यहाँ पर बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, नहीं दीजिएगा, क्योंकि देखिए सदन समिति और संसदीय समिति इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये पढ़ेंगे तुरंत आंसर कैसे दे देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि सदन और संसदीय दोनों अंतर है। तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे V पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन संसदीय समिति की बात कर ले हम लोग, संसदीय समिति के अध्यक्ष तो वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सदन समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो V पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांत समिति के अध्यक्ष। मसौदा समिति कहा जाए या प्रारूप समिति पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और इसमें मसौदा समिति या प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है, इसमें पूछा जाता है टोटल मेंबर कितने थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखेंगे। तो अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल जी प्रांत समिति के अध्यक्ष थे। संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, V पट्टाभी सीतारमैया, और भीमराव अंबेडकर जी मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। अम्ल और क्षार की रासायनिक अपक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण। आप लोगों को पता होगा, अम्ल HCl मिला दिया जाए और इसमें क्षार मिला दिया जाए, NaOH मान लीजिए, कोई भी मिला सकते हैं आप लोग, तो क्या बनता है HCl, और NaOH मिलाया जाता है तो आप लोगों को पता होगा NaCl बनता है, और क्या बनता है H2O, और क्या बनता है H2O। तो यहाँ से लवण प्राप्त होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अपक्रिया में जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अपचयन, और आप लोगों को पता होगा कि अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, कि जब एक ही, आप लोगों को पता होगा कि संयोजन अपक्रिया में जब
अभिकारक और उत्पाद आप लोगों को पता होगा। अभिकारक, जब एक अभिकारक से कई प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए, संयोजन अपक्रिया में ध्यान रखेंगे कि जब संयोजन अपक्रिया की अगर परिभाषा ध्यान रखना है तो ध्यान रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर की बात कर ले तो O2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व की बात कर ले तो वहाँ पर नाइट्रोजन का नाम ध्यान रखेंगे। 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, लेकिन मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में सभी को पता होगा आयरन। तो आयरन सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा इसका। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होगा 23 जोड़ी, 2 जोड़ी होती है और 1 जोड़ी कितनी होती है? 23। तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, वैसे सबसे बड़ी कोशिका वैसे पूछा जाता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लेकिन मानव शरीर की बात कर ले तो तंत्रिका कोशिका हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो मैंने कल भी ये बताया था, गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। गिद्धा और भांगड़ा दोनों कहाँ का है? ध्यान रख लेंगे, पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। महाराष्ट्र में मैंने कई बार बताया है आप लोगों को, लावड़ी, तमाशा, लेजिम, पावड़ा, ये सभी कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। आंध्र प्रदेश का कुम्मी डांडिया, ये सभी कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के। भाम कल्पम, ये आंध्र प्रदेश के हैं। अच्छा, गुजरात का कौन सा है? सिद्धि धमाल गुजरात का है। सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सादा सुख कहाँ का है? तो सादा सुख कहाँ का है? ये भी ऑप्शन में नहीं है। सादा सुख नोंगक्रेम, बांग्ला, लाहो, मिरसेम, ये सभी कहाँ का है? मेघालय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या है? मेघालय क्या है? लाहो, नोंगक्रेम, सादा सुख, बांग्ला, मिरसेम, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ध्यान रखेंगे, मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ध्यान रखिए। अच्छा, कर्नाटक का केवल एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? वो कर्नाटक का है। और मांडा या मांडी दोनों कहाँ का है? गोवा का। खोल ढकनी, घोड़ा मोदनी, ये कहाँ का है? ये भी गोवा का है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, चार कूट कहाँ का है? मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश का सबको पता होगा, मुखौटा, छालो वांचो, रिखमपाड़ा, मुखौटा, छालो वांचो, और क्या होता है? रिखमपाड़ा हो गया, मुखौटा हो गया, छालो वांचो हो गया। लायन पीक भी बहुत पूछा जाता है, तो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। वुझवर नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वुझवर जो नृत्य शैली है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम का अन्य नाम भी है दासीयट्टम, अग्नि नृत्य, और सबसे पुराना नाम साधिरट्टम है। तो तीनों नाम ध्यान रखेंगे, अग्नि नृत्य, दासीयट्टम, और क्या हो गया? दासीयट्टम, अग्नि नृत्य, साधिरट्टम, दासी नृत्य और अग्नि नृत्य, ये 3 नाम हैं किसके? भरतनाट्यम के। और विजुअल नृत्य शैली भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। और जिसमें कविता का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कविता का पाठ करता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? नट्टुवार। अच्छा, कथक की बात कर ले तो लेडी लीला सोखे जो हैं उन्होंने कथक को पुनर्जीवित किया है, ये ध्यान रखेंगे। और नटवरी इसका एक अन्य नाम है। नटवरी किसका अन्य नाम है? कथक का। अच्छा, सत्रिया के आदि गुरु किसे माना जाता है? श्रीमद शंकरदेव को, ध्यान रखेंगे। और सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। तो कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी नाम ध्यान रखेंगे, सत्रिया श्रीमद शंकरदेव, और लेडी लीला सोखे कथक ध्यान रखेंगे, और नटवरी इसका अन्य नाम है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने कल आप लोगों को कई सभा बताई थी, जैसे कि प्रार्थना समाज बताया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। ये एक बचा था सत्यशोधक समाज। और ये ग्रुप डी के 2022 के जो पहले दिन का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? ज्योतिबा फूले जी ने की थी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो सावित्रीबाई फूले जी था। इन्होंने, पता होगा आप लोगों को, ये एक टीचर थी और इन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, ये सभी लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले जी ने की थी। अच्छा, ये कई बार आता है कि कहाँ पर की थी, तो महाराष्ट्र में की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजा राम मोहन राय जी की कल मैंने क्या बताया था? राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा, ये बताइए कोई राजा कैसे बन सकता है? पहले के राजा क्या होते थे? पहले आप लोगों ने अगर पहले के कोई भी ऐसा नाटक देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो राजा वाजा बनते थे वो पहले क्या करते थे? शक्तिशाली बनने के लिए वो ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, उन्हें प्रसन्न करते थे, फिर वो आकर उन्हें आशीर्वाद देते थे या शक्ति प्रदान करते थे, तो वो बहुत ही बलशाली बन जाते थे। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे कि जो ब्रह्मा का पूजा करता है वो क्या करता है? वो राजा बन जाता है, शक्तिशाली राजा बन जाता है। तो ऐसे अगर रिलेट कर पाए तो बहुत लंबे समय तक ये याद रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। अच्छा, प्रार्थना करने से क्या होता है? आत्मा को शांति मिलती है। कोई पूजा करता है तो क्या होता है? उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उसको प्रसन्नता मिलती है। तो आत्मा की शांति के लिए क्या होता है? प्रार्थना की जाती है। राजा कोई कैसे बन सकता है? जब वो ब्रह्मा की पूजा करता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने, और सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। तो वेदों की ओर लौट चलो और वेदों से जानकारी आर्यों की मिलती है, तो दोनों बातें यहाँ से ध्यान कर पाएंगे। अच्छा, भारत की खोज निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी कभी ऐसे लिख कर आता है या फिर आ जाता है कि भारत की खोज, तो हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे या भारत की खोज, दोनों ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, और इनके बुक का नाम पूछे तो ध्यान रखेंगे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी की है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। मूक नायक और वेटिंग फॉर ए वीजा दोनों किसकी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। अब यहाँ से करंट के क्वेश्चन चालू होते हैं और 5 क्वेश्चन ये करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये करंट के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को शायद पता भी होंगे, तो ध्यान रखेंगे कि न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पूछ लिया जाए कि भारत में या देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये भी ध्यान रख लेंगे, अटल सेतु। तो न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और समुद्र पर भारत में बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है, ध्यान रखेंगे। करंट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तान के इस समय के होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं वहाँ के, उन्हें क्या बनाया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। उनका नाम क्या है? मोहसिन नकवी। तो ये ध्यान रखेंगे कि मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान के क्या है? होम मिनिस्टर भी हैं, और उन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाए कि BCCI के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष इस समय रोजर बिन्नी है। और पूछ लिया जाए ICC के वर्तमान हेड कौन है? तो वो जय शाह हैं, सभी लोगों को पता होगा। और पूछ लिया जाए देवजीत सैकिया जो हैं वो BCCI के वर्तमान में सचिव हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। BCCI के हेड कौन है? रोजर बिन्नी है। ICC के हेड कौन है? जय शाह है। BCCI के सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया है। और पूछ लिया जाए एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देख लीजिए। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी था, तो ध्यान रखेंगे। RBI की डिप्टी गवर्नर जो है वो पूनम गुप्ता बनी है। कौन बनी है? पूनम गुप्ता बनी है। पता होगा आप लोगों को RBI में क्या होता है? एक गवर्नर, एक मुख्य गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो मुख्य गवर्नर इस समय गवर्नर RBI कौन है? तो सभी लोगों को पता होगा, संजय मल्होत्रा है। लेकिन जो अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनी है वो पूनम गुप्ता है, ध्यान रखेंगे। और सभी लोगों को पता भी होगा कि जो प्रधानमंत्री की इस बार नई सचिव बनी है वो कौन बनी है? निधि तिवारी।
हाल ही में राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर इस समय किसको नियुक्त किया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरली। इसका राइट आंसर क्या है? सरली बोचवे। क्या है? सरली बोचवे। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सरली बोचवे को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। आज के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? अच्छा, इसमें सबसे पहले रैंक पूछ लिया जाए तो भारत की रैंक इसमें क्या आई थी? 18वीं रैंक आई थी। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताना है क्या कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।